तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 1 की, जो कि हमारा चल रहा था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इसके 2 पार्ट में आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने देख लिए तो गुड, और नहीं देखे तो वेरी गुड। तो जाओ और प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हो। मैं इस पार्ट में, इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा एक तो रोल ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, तीसरा अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इसके इंटरनल यूजर, इसके एक्सटर्नल यूजर, और चौथा मैं कहूंगा बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो ये सब बातें आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपसे डायरेक्ट बात करता हूं रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। तो देखो, इससे पहले आप लोग एडवांटेजेस पढ़ चुके हो, इंपॉर्टेंस पढ़ चुके हो, इसके अलावा फीचर्स भी पढ़ चुके हो। ये जो भी आपने टॉपिक पढ़े उन टॉपिक्स में आपको लगभग सेम पॉइंट देखने को मिले। और मैं आपसे बात करूंगा रोल की, तो यहां पर भी आपको सेम पॉइंट ही देखने को मिलेंगे। पहले तो टॉपिक समझो कि हमारे बिजनेस के अंदर, हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अकाउंटिंग क्यों जरूरी है, क्या रोल है इसका, क्या क्या काम करता है हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए अकाउंटिंग, वो आपको यहां पर बताना है। तो सबसे पहला पॉइंट, इजी पॉइंट, मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को मेंटेन करके चलता है कौन? अकाउंटिंग। आपके बिजनेस में कहां से कितना पैसा आ रहा है, कहां कितना पैसा जा रहा है, किस किस को उधार दे रखा है, किस किस से पैसा लेना है, किसको लोन दे रखा है, वो सब कुछ बातें हमें कौन बताता है? अकाउंटिंग बताता है। तो आपकी जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उन सभी का रिकॉर्ड आपका कौन रखता है? अकाउंटिंग। दूसरा पॉइंट है असिस्टेंस। काफी बार आया ये वर्ड, इसका मतलब हेल्पफुल। तो हेल्पफुल टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को हेल्प करता है कौन? अकाउंटिंग। अगर मैनेजमेंट, मैनेजर्स कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो कैसे डिसीजन लेंगे? जाहिर सी बात है, वो पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करेंगे, देखेंगे कि हमारे पास वाकई कितना कैश मौजूद है, कौन कौन सी एसेट्स हैं। ऐसा तो नहीं है सब कुछ जा जाके देख के आए कि हाँ ये 4 एसेट्स ये रखी हुई, वो रखी हुई है। सब कुछ आप कहाँ देखते हो? बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। तो अकाउंटिंग मैनेजमेंट को, मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करती है। इसके बाद फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। अब आप कह रहे हो सर हम तो कंपैरिजन करना चाहते हैं, पिछले साल हमारे पास क्या था, इस साल हमारे पास क्या है, पिछले साल कितना प्रॉफिट कमाया था, इस साल कितना प्रॉफिट कमाया। तो मैंने कहा ठीक है, दोनों साल के अकाउंट्स उठा के देख लो, कर लो कंपैरिजन। इसके अलावा कुछ लोग कह रहे हैं सर आपकी कंपनी और आपके पड़ोसी की कंपनी सेम बिजनेस कर रहे हैं, जरा एक बार कंपैरिजन करके देखो किसके पास क्या क्या है। तो आप अगर 2 फर्म के बीच में भी कंपैरिजन करना चाहते हो तो वो भी आप अकाउंट्स के द्वारा, अकाउंटिंग के द्वारा आसानी से कंपैरिजन कर सकते हो। इसके बाद एविडेंस इन कोर्ट, कोर्ट में सबूत के तौर पे भी काम करेगा कौन? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सबूत तो समझते हो ना कि अगर बाई चांस अगर आप कहीं फंस जाते हो, कोई आपको जबरदस्ती किसी केस में फंसा देता है, तो सबूत के तौर पे कौन काम करेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसके बाद आपके कुछ अदर प्रॉपर हैं, कुछ अदर मेजर्स भी हैं। कौन कौन से हैं? इजी हैं, सिंपल हैं, जल्दी से सुन लो। सबसे पहला, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑवेट्स द नेसेसिटी टू रिमेंबर बिजनेस ट्रांजेक्शंस। तो देखो बिजनेस ट्रांजेक्शन, और मैं कहूंगा वो सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन जो आपके लिए जरूरी हैं और जिन्हें आप भूल जाते हो, वो सब कुछ आपको याद कौन दिलाएगा? अकाउंटिंग। इसके बाद फैसिलिटेट्स रेजिंग लोन्स। अगर आप लोन लेना चाहते हो तो लोन लेने में आपकी मदद कौन करेगा? अकाउंटिंग। अब आप कहोगे सर कैसे? देखो, आप बैंक के पास पहुंचे, बैंक लोन कैसे देता है? बैंक लोन देता है आपकी इनकम के हिसाब से। अगर आपकी इनकम कम है तो आपको कम लोन मिलेगा, आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा लोन मिलेगा। तो बिजनेस की इनकम, बिजनेस का प्रॉफिट कहाँ से शो होगा? ये शो होगा आपकी अकाउंटिंग के द्वारा। तो अकाउंटिंग के द्वारा आप लोन भी ले सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। तो अगर आप बिजनेस को बेचना चाहते हो या आप किसी दूसरे के बिजनेस को खरीदना चाहते हो, तो आज की रेट की करंट वैल्यू आपको कैसे पता चलेगा? आपको अकाउंटिंग के द्वारा। या आप कह रहे हो सर जिस प्राइस पे हमने परचेस की थी वो प्राइस हमें पता करनी है, तो वो भी आपको कहाँ मिलेंगी? आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मिलेंगी। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट, फैसिलिटेट्स सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। आपको टैक्स पे करना है, टैक्स तो हर एक बिजनेस को पे करना पड़ता है। कैसे पे करोगे? या आप अकाउंटिंग के द्वारा ही पे करता है बिजनेस। ठीक है, कैसे? वो बात तो आप समझते हो कि टैक्स हमेशा इनकम के ऊपर या प्रॉफिट के ऊपर पे किया जाता है। तो प्रॉफिट या इनकम आपको कहां से पता चलेगी? आपको पता चलेगी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट से। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक,
और थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो आपसे एग्जाम में एडवांटेजेस पूछे, आपसे एग्जाम में फीचर्स पूछे, इंपॉर्टेंस पूछे, ऑब्जेक्टिव पूछे और आपसे रोल पूछे, तो यार आप तो बड़े आसानी से लिख दोगे। क्यों? क्योंकि सब में लगभग सेम पॉइंट है और फीचर्स को याद करने के लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक प्रोवाइड कर ही दी थी, तो वैसे आप याद कर लोगे। यहाँ पर लिमिटेशन के लिए भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक प्रोवाइड करूंगा, जबरदस्ती की शॉर्ट ट्रिक है, बट पहले सारे पॉइंट समझो क्योंकि आपको पॉइंट के अंदर एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ती है। चलो सबसे पहला पॉइंट है अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग 100% एग्जैक्ट नहीं होती, अकाउंटिंग फुली एग्जैक्ट नहीं होती। अब आप कहोगे सर कैसे, अकाउंटिंग कैसे गलत हो सकती है? देखो अकाउंटिंग में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप सिर्फ और सिर्फ शो करने के लिए लिखते हो, उनका बिजनेस में देखा जाए तो सही तरीके से कोई भी मायने नहीं होता है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, डेप्रीशिएशन वर्ड के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। डेप्रीशिएशन क्या होता है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, मशीन की वैल्यू कम हो जाना, ये डेप्रीशिएशन कहलाता है। सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पे, चलो मेरे हाथ में ये पेन है, ठीक है, ये पेन मैंने 1000 रुपीज़ का खरीदा था। कितने का? ओनली 1000 रुपीज़ का। ये बताओ इस पर 10% डेप्रीशिएशन लगाओगे, एक साल में कितना डेप्रीशिएशन लगेगा? 100 रुपये। दूसरे साल में अगेन 100 रुपये, तीसरे साल में अगेन 100 रुपये। अगर मैं तीसरे साल की बात करूं तो 100 + 100 + 100 300 रुपये डेप्रीशिएशन लग चुका है, ठीक है। खरीदा कितने का था? 1000 का। डेप्रीशिएशन 3 साल में कितना लग गया? 300 रुपये। आज की रेट में इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी? 700 रुपये। अब मैंने सोचा यार एक काम करते हैं, मार्केट में पता किया जाए क्या ये वाकई 700 का है क्या। तो जब मार्केट में देखा, मैंने सेकेंड हैंड पेन बिल्कुल सेम इसी कंडीशन में पेन देखा तो उसकी वैल्यू मात्र 400 रुपये थी। तो ये बताओ क्या अकाउंटिंग में कंक्लूजन सही निकल के आई? नहीं आई। तो ध्यान रखना अकाउंटिंग 100% सही नहीं होता है, हाँ ऑन एन एवरेज हमारा अकाउंटिंग सही होती है, ठीक है। इसके बाद मैं आपसे बात करता हूं अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग में काफी सारी अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन सामने आती है जिन पे हम विश्वास नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये देखा कि हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब बनाई तो हमने ये पाया कि हमारे पास प्रॉफिट मात्र 1 लाख रुपए है। कितना? अकाउंटिंग के हिसाब से प्रॉफिट कितना है? 1 लाख रुपए। बट हमने रियलिटी देखी, सब कुछ कैश वैश देखा, किसको कितने पैसे देने हैं, कहाँ से लेने, सब कुछ देख दाख के अगर हमने पता किया तो हमने ये पाया कि यार हमारा प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए होना चाहिए था। अकाउंट्स के हिसाब से 1 लाख, वैसे कितना होना चाहिए? 1.5 लाख रुपए। यार ऐसा कैसे, ये 50,000 ज़्यादा कैसे आया? देखो अकाउंटिंग में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम खर्चा शो कर देते हैं बट रियलिटी में वो खर्चा नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे डेप्रीशिएशन की बात की ना कि हर साल 100 रुपये डेप्रीशिएशन लगा रहे हो, तो यार हर साल 100 रुपये खर्चा शो कर रहे हो, बट क्या ये खर्चा है 100 रुपये हर साल का? नहीं है ये आपका खर्चा, ठीक है। तो अकाउंटिंग में काफ़ी सारी अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन भी शो होती हैं। इसके बाद तीसरा है अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। अकाउंटिंग क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को इग्नोर करता है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड क्या करता है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड करता है सिर्फ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ मनी, वही सिर्फ अकाउंट रिकॉर्ड करता है। अगर बात करें क्वालिटी की, क्वालिटी तो समझते हो ना, कौन मैनेजर कितना अच्छा है, किस मैनेजर की वजह से फायदा हो रहा है, कौन मैनेजर ज्यादा मेहनत कर रहा है, ये सारी चीजें अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं करता है। सपोज करो 2 मैनेजर का झगड़ा हो गया, एक मैनेजर बिजनेस छोड़ के चला गया, जो अच्छा मैनेजर था वो चला गया बिजनेस छोड़ के, क्या हमारे बिजनेस को इफेक्ट करेगा? आपको सर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, उसकी वजह से तो लॉसेस भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। बट क्या आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करोगे? आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करोगे क्योंकि वो मैनेजर गया तो उसके साथ कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं हुई, ना तो वो पैसे लेके गया ना वो पैसे दे के गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। अकाउंटिंग क्या इग्नोर करता है? प्राइस लेवल चेंजेस। अब आप प्राइस लेवल तो समझते हो ना, महंगाई दर, सस्ता दर, ये सब कुछ अकाउंटिंग इग्नोर करता है। सपोज करो आज से 3 साल पहले मैंने 5 लाख रुपए की मशीन खरीदी, आज की डेट में क्या वो 5 लाख रुपए की मशीन क्या वो सेम काम करेगी? या आप अगर आज की डेट में मार्केट से 5 लाख की वो खरीदो तो क्या उसकी वैल्यू सेम रहेगी? आप कहोगे सर नहीं रहेगी। 3 साल पहले 5 लाख रुपए की वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि 3 साल पहले 5 लाख रुपए हर किसी के पास नहीं मिलते थे। आज की डेट में यार 5 लाख रुपए आम बात है क्योंकि आज की डेट में महंगाई ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो अकाउंटिंग प्राइस लेवल को, इन्फ्लेशन को, डिफ्लेशन को कहीं कुछ भी नहीं लिखता है। और एक लास्ट पॉइंट, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब घपलेबाजी, कि अकाउंटिंग एक पर्सन करता है
तो वो क्या कर सकता है, घपलेबाजी कर सकता है, कई खर्चे ऐसे शो कर सकता है, कई बिल ऐसे बनवा सकता है जो वाकई खर्चा ना हो बट आपने जबरदस्ती बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख दिया हो। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, विंडो ड्रेसिंग के बारे में थोड़ा सा और बात करता हूँ। ठीक, काफ़ी सारे आप नेताओं के बारे में सुनते हो। ठीक, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, मनमोहन सिंह जी के बारे में बात करता हूँ। ठीक, कोयला घोटाला शायद आप लोगों ने सुना हो बाई चांस, तो इनके ऊपर कोयला घोटाले का आरोप लगा था। ये बताइए कैसे, क्या मनमोहन सिंह जी अपने थैले में भर के कोयला लेके गए थे? ऐसा तो नहीं हुआ होगा। फिर ये जो घोटाला उनने किया, या तो ऐसा तो नहीं है ट्रैक्टर भर भर के उनने कहीं बिकवा दिया हो, ऐसा भी नहीं है। ये जो घोटाले होते हैं, जैसे लालू जी की बात करें तो उन पर चारा घोटाला का आरोप लगा था, तो ऐसा तो नहीं कि लालू जी ने अपनी भैंसों को चारा खिला दिया था या लालू जी खुद चारा खा गए थे, ऐसा कुछ तो नहीं है। ये जो घोटाले होते हैं ना, ये घोटाले होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। यहाँ पर आप कम वाले खर्चे को ज़्यादा शो कर देते हो, इनकम ज़्यादा आई थी बट आपने इनकम कम शो कर रखी है। जो घोटाले होते हैं ना, वो ज़्यादातर घोटाले आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होते हैं। तो आपने हो सकता है कोयला घोटाले में सुना हो कि उसका सीए भी फंस गया था इस चक्कर में। ठीक है, तो चलो खैर वो बातें हैं। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ विंडो ड्रेसिंग बताता, तो अकाउंटिंग में ये चीज़ भी पॉसिबल है। ठीक है, अब कुछ थोड़ी सी मैं आपसे बकवास बातें करता हूँ। बकवास बातें का मतलब ये 5 पॉइंट है, मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ कि इस 5 पॉइंटों को एक लाइन में बना दिया जाए जिससे आपको आसानी से याद हो जाए, याद करने में प्रॉब्लम ना हो। आप एक लाइन याद कर लो जिससे आपसे आसानी से सारे के सारे पॉइंट आप बता सको। तो एक लाइन क्या लिखनी है, मेरे साथ सभी लोग लिखोगे, 3 बार कमेंट बॉक्स में लिखोगे, 3 बार अपनी कॉपी पे नोट करोगे और 3 बार बोलोगे। चलो तो लिखना स्टार्ट करो। लिखो विंडो ड्रेसिंग, सबसे पहला ही वर्ड, ठीक है, जो लास्ट पॉइंट बात की। तो विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग, आगे लिखो क्वालिटीज़। विंडो ड्रेसिंग की क्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो विंडो ड्रेसिंग क्वालिटीज़ आर अनरियलिस्टिक, एंड नॉट फुली एग्जैक्ट। ठीक है, एंड नॉट फुली एग्जैक्ट विद इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल। अब आप कहोगे सर लाइन आपने कुछ ज़्यादा बड़ी याद करवा दी। देखो सेंटेंस 1-2 बार बोलो आप लोग, बड़ी आसानी से याद हो जाएगी। अच्छा मेरे साथ जरा 3 बार बोलना सभी लोग। देखो विंडो ड्रेसिंग क्वालिटीज आर अनरियलिस्टिक। जो विंडो ड्रेसिंग की क्वालिटीज होती है ना, वो कैसी होती है, अनरियलिस्टिक होती है। तो विंडो ड्रेसिंग क्वालिटीज आर अनरियलिस्टिक एंड नॉट फुली एग्जैक्ट। जब अनरियलिस्टिक है तो पूरी तरीके से एग्जैक्ट तो होंगी नहीं। एंड नॉट फुली एग्जैक्ट विद इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल। किसके इफेक्ट के हिसाब से, प्राइस लेवल के हिसाब से। अब आपको मेरे ख्याल से लाइन याद हो जाएगी। चलो तो जल्दी 3 बार रिपीट करो, 3 बार कमेंट बॉक्स में लिखो और 3 बार आप अपनी कॉपी में नोट करो। सुनो, विंडो ड्रेसिंग क्वालिटीज आर अनरियलिस्टिक एंड नॉट फुली एग्जैक्ट विद इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल। कितनी आसान सी तो लाइन है यार। देखो दोबारा से, विंडो ड्रेसिंग क्वालिटीज आर अनरियलिस्टिक एंड नॉट फुली एग्जैक्ट विद इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल। एक बार और यार, मजा नहीं आया। और आप लोग भी थोड़ा सा जोश में आओ, थोड़ा सा जोर से बोलो। क्या बोलोगे, विंडो ड्रेसिंग क्वालिटीज आर अनरियलिस्टिक एंड नॉट फुली एग्जैक्ट विद इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल। अब आप उम्मीद कर रहे हो कि सर ये पॉइंट्स बता तो दो। देखो विंडो ड्रेसिंग तो अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। फिर क्वालिटीज, तो क्वालिटीज में आपने एक पॉइंट पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, फिर है अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, आपने एक पॉइंट पढ़ा था तो वो था अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, नॉट फुली एग्जैक्ट, ये लो भाई, तो नॉट फुली एग्जैक्ट तो आपने सीधा सीधा पढ़ा है कि अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। और एक लास्ट है इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल, तो ये सीधा सीधा पॉइंट पढ़ा है आपने। देखो ये वाला पॉइंट, 4th पॉइंट, अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। तो प्राइस लेवल आपने सीधा सीधा पढ़ा है। मैं कहता हूँ आपको ये लाइन याद रहेगी, गारंटेड आप 11th से 12th में भी पहुंच जाओगे तब भी आप लिमिटेशंस नहीं भूल पाओगे। एक बार और मैं कहता हूं, आप लोग सभी लोग अच्छे से देख लो, अच्छे से पढ़ लो और एक बार और मेरे साथ बोलो। क्या बोलोगे, विंडो ड्रेसिंग क्वालिटीज आर अनरियलिस्टिक एंड नॉट फुली एग्जैक्ट विद इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल। चलो तो इसके बाद मैं अब आपसे बात करता हूं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। तो अब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज अकाउंटिंग प्लस इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग और अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को अगर आप जोड़ दो तो वो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कहलाती है। यानी अगर मैं आपसे बात करूं अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग कोई गुड्स तो होते नहीं है जो मैं एक हाथ से दूसरे हाथ में दे दूं।
या एक इंसान से दूसरे को दे दूं। गुड्स तो कोई है नहीं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? सर्विस है। जो आपने साल भर किया उसका लेखा जोखा है आपके पास। अब अगर आप बना के बैठ जाओ और अपने ड्रॉज में बंद कर लो, किसी को ना बताओ, तो क्या अकाउंटिंग किसी काम की है? किसी काम की नहीं। आपको क्या करना है, जो आपने अकाउंटिंग की है ना, उससे इंटरेस्टेड यूजर्स को बताना, ये आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कहलाता है। यानी जो आपने अकाउंटिंग की है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए हैं, उनको बताओ तो एटलीस्ट कि है क्या, क्या हुआ साल भर, वो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कहलाती है। यानी जो आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो ना अकाउंटिंग के बारे में, वही आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। देखो जरा, तो अकाउंटिंग इज अ सर्विस एक्टिविटी, इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। इसका फंक्शन क्या होता है? क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, प्राइमरली फाइनेंशियल इन नेचर, और वो सारी इन्फॉर्मेशन जो फाइनेंशियल नेचर की होती है मनी टर्म्स में, अबाउट इकोनॉमिक एंटिटीज, जो हमारी इकोनॉमिक एंटिटीज है, जो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके बारे में। दैट इज इंटेंडेड टू बी यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन, जो किस में हेल्पफुल होती है? इकोनॉमिक डिसीजंस लेने में। ठीक है, तो ये आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कहलाती है। अब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कितने प्रकार की होती है, याद रखना, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली चीज तो आप प्रॉफिट या लॉस के बारे में बताते हो कि हमने साल भर में एटलीस्ट एंड में कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस कमाया। दूसरा, आप बताते हो फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये ऑफ होगा आपका। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन, तो आपको फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में भी बताता है कौन? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल पोजीशन याद है, 3-4 बार शायद बता चुका हूं आपको पिछली वीडियो में। आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बता दो, बैलेंस शीट जो एसेट्स और लायबिलिटीज को शो करता है। एसेट्स का मतलब कहां कहां से पैसा आएगा, लायबिलिटीज का मतलब कहां कहां पे करना पड़ सकता है, वो आपकी लायबिलिटीज, तो ये सब बताएगा। तीसरा, इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो, तो आपके पास कितना कैश इनफ्लो हो रहा है, कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कहां कहां खर्च हो रहा है, ये सब भी आपको कौन बताएगा? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इसके बाद यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब ये बताओ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत किसे किसे पड़ती है? तो बिल्कुल आसान है, सुनते आओ। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल यूजर्स की। इंटरनल का मतलब हमारी कंपनी के अंदर कौन कौन से लोग होते हैं जिन्हें हमारी अकाउंटिंग की जानकारी की जरूरत पड़ती है। तो देखो, ओनर्स यानी मालिक, तो मालिक को तो चाहिए यार प्रॉफिट या लॉस पता करना। मैनेजमेंट डिसीजन लेने के लिए, और दूसरा एम्प्लॉइज या वर्कर्स। एम्प्लॉइज और वर्कर्स क्यों? क्योंकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उन्हें हम सैलरी देते हैं। तो अगर आप कभी टाइम पे सैलरी नहीं दोगे तो हो सकता है वो भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एक्सटर्नल यूजर। काफ़ी सारे हैं, आप लोग 4 या 5 नाम जरूर याद रखना। पहला, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो इंस्टीट्यूशंस, वो बैंक्स जो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दूसरा, इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर। अरे वाह, 2 नाम आ गए, इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर। इन्वेस्टर्स वो सारे पर्सन होते हैं जिन्होंने अपना पैसा हमारी कंपनी में लगाया हुआ है, जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, वो इन्वेस्टर्स। और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो करने की सोच रहे हैं हमारी कंपनी में इन्वेस्ट, तो दोनों के लिए ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स जरूरी होता है। तीसरा पॉइंट है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब वो सारे पर्संस जिनको हमें पैसे पे करने हैं, जिन्हें हमें देना है, वो क्रेडिटर्स, और जिनसे पैसे लेना है वो डेटर्स। ठीक है, तो क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनको हमें पैसे देना है, तो वो टाइम टाइम पे हमारे अकाउंट्स देखते रहते हैं कि यार ऐसा तो नहीं ये कंपनी लॉस में जा रही हो, तो इनसे जल्दी से पैसे ले लिया जाए। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज। आप पता है गवर्नमेंट टैक्स वगैरह के लिए। रिसर्चर्स, तो ध्यान रखना रिसर्चर्स उन्हीं कंपनी में आते हैं जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होती है, जिनको चांसेस होते हैं कि अगर हम कुछ रिसर्च करके देंगे तो यहाँ से हमें कुछ कमाई होगी। तो रिसर्चर्स, कंज्यूमर्स और आपकी पब्लिक। कंज्यूमर पब्लिक आप एक ही मान सकते हो कि जो लोग गुड्स को यूज़ कर रहे हैं हमारे, वो लोग भी तो हमारे देख सकते हैं अकाउंट्स। जैसे हम लोग काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं कि भैया रिलायंस कंपनी का भी बैलेंस शीट दिखाओ। क्यों? क्योंकि हम रिलायंस कंपनी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, तो हमें भी थोड़ी सी उत्सुकता रहती है कि यार हम देखें तो कि आखिर कंपनी कैसे काम करती है, कैसे चलती है, क्या क्या है उसके पास। चलो फिलहाल अब मैं आपसे बात करता हूं आज की वीडियो के लास्ट टॉपिक के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन तो समझ गए, इसकी कौन कौन सी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टार्टिंग के 2 वर्ड तो मैं कहता हूँ आप बार बार भूलोगे, लिख लेना इसे ढंग से। सबसे पहला पॉइंट है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब, रिलायबिलिटी वर्ड रिलायबल से बना है। रिलायबल का मतलब आपका होता है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का मतलब होता है जिस पे आप विश्वास कर सकते हो।
तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग आपकी इस प्रकार से हो सकती है जिस पे आप विश्वास कर सको। अब विश्वास किस पे करते हो आप? जिसे आप वेरीफाई कर सको। सपोज करो आपने एक ट्रांजेक्शन देखी कि ब्रेकफास्ट गेस्ट को नाश्ता मंगवाया, ठीक है, आपने देखा अमाउंट लिखा है 1000 रुपये। अब आप सोच रहे हो यार 1000 रुपये का कौन सा नाश्ता करवा दिया हमने। अब आपने अकाउंटेंट से कहा बताओ भाई ये तो गलत है, आपने मर्जी से लिखा। तो अकाउंटेंट क्या करेगा? आपको बिल पीछे से निकाल के बिल दिखाएगा, आपको वाउचर दिखाएगा। तो अकाउंटिंग को आप वेरीफाई कर सकते हो बिल और वाउचर से, सोर्स डॉक्यूमेंट से, ठीक है। इसके बाद फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस होता है, यानी इंसान अकाउंटेंट अपनी खुद की मर्जी से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करेगा, ठीक है, वो बिजनेस एंटिटी के हिसाब से ट्रांजैक्शन करेगा। और यहाँ पर किसी भी प्रकार की एरर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि जनरली अकाउंटिंग आप डबल एंट्री के हिसाब से करते हो, यानी कोई चीज़ डेबिट होती है तो कोई चीज़ क्रेडिट होती है। अगर आपका डेबिट क्रेडिट टोटल नहीं आता है तो आप मानते हो गलती हो रही है कहीं पर, ठीक है। तो ये गलतियों से भी फ्री होती है आपकी अकाउंटिंग। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका? रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब जिस पे आप विश्वास कर सकते हो, और विश्वास किस पे कर सकते हो? जो आपका वेरीफाइबल हो, जिसे आप वेरीफाई कर सकते हो, पर्सनल बायस से फ्री हो, और तीसरा जिसमें मटेरियल एरर ना हो। तो देखो रीड कर लो, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल, रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज वेरीफाइबल, फ्री फ्रॉम बायस, ये सब बातें पढ़ लेना। सेकंड पॉइंट है आपका रिलीवेंस। अब रिलीवेंस का मतलब क्या होता है? रिलीवेंस का मतलब जब भी आपसे पूछा जाए सीधा याद रखा करो, जो डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल हो, जो मैनेजमेंट को, जो ओनर्स को, मालिकों को, इन्वेस्टर्स को जो डिसीजन लेने में हेल्प करता है, उसे हम बोलते हैं रिलीवेंस। क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन जिस पे हम डिसीजन ही ना ले पाएं तो वो इंफॉर्मेशन किस काम की? तो अकाउंटिंग से हम लोग अपने बिजनेस के काफ़ी महत्वपूर्ण डिसीजंस लेते हैं। तो रिलीवेंस का मतलब सीधा क्या याद रखोगे? जो हेल्प करता है किसमें? डिसीजन मेकिंग में। देखो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिलीवेंट टू द यूजर, तो इन्फॉर्मेशन इज रिलीवेंट इफ द मीट्स नीड टू द यूजर इन डिसीजन मेकिंग। तो जो भी यूजर्स हैं, अभी बताया ना मैंने, इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर, उनके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, वो आपका रिलीवेंस कहलाता है। लास्ट के दो बिल्कुल आसान, अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपेरेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब जो अंडरस्टैंडेबल हो, जो हम एटलीस्ट समझ तो पाएं। तो अकाउंटिंग इस प्रकार की होनी चाहिए जो आसानी से हम लोग को समझ में आ जाए कि हमने क्या खोया, क्या पाया, कितना कमाया। और कंपेरेबिलिटी मतलब जिस पे हम कंपैरिजन कर सकें, तो इस साल के पिछले साल के डाटा से या फिर इस कंपनी के किसी दूसरी कंपनी के डाटा के साथ, जिससे आप कंपैरिजन कर सको। तो इसके बाद एक हमारा लास्ट टॉपिक बचा है जो कि है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो गई है, लगभग 23 मिनट्स हम लोग पहुंच चुके हैं। तो फ्रेंड्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स। और जो भी आपकी शॉर्ट ट्रिक्स मैं प्रोवाइड करता हूं उसे कमेंट बॉक्स में लिख के आप लोग जरूर भेजा करो। तो फ्रेंड्स मिलता हूं मैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो की या आपको ये वाली PDF चाहिए तो आपको पता है मैंने टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, आप वहाँ से ये PDF ईजिली और फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो फ्रेंड्स मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।